हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है महागठबंधन के नेक्स्ट लेक्चर में। आज मेरे साथ है चंद्राज सर और इस धमाकेदार सीरीज में आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और सर आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 12 का ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से 3 से 4 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं लास्ट 3 to 4 ईयर में। अगर आप देखोगे तो आप गेस करो, ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मल्टी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करना जा रहा हूं आज। जरूर देखिएगा वीडियो को एकदम आखिरी तक, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चलिए कोशिश करते हैं कि हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और आप रिजल्ट की ओर आगे बढ़ें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो लेकर आ रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा है कि कंपाउंड ए है जिसका फार्मूला C5H10Cl2 दिया हुआ है। लिख रहा है इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, C5H10O बनेगा जो कि रिएक्ट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और लिख रहा है कि फॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा बट डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। पहले बात आप देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट, एक आपके हाइड्रोलाइसिस के कॉन्सेप्ट यहां पे दिखाई देंगे, एक NH2OH के साथ रिएक्शन दिखाई देगा, एक आयोडोफॉर्म दिखाई देगा, एक फेलिंग सॉल्यूशन। 4 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के अंदर अंदर है। आप देखो 4 कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करा रहा हूं, इसलिए जरूर देखना ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा कि अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए CH3CO ग्रुप का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा तो CH3CO ग्रुप का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अब ध्यान रखिएगा कि आयोडोफॉर्म के लिए प्रेजेंस ऑफ CH3CO ग्रुप, पहला कॉमन बात तो ये है, प्रेजेंस ऑफ CH3CO ग्रुप ये होना चाहिए। अब अगर ऐसा होगा मिथाइल कीटोन, तो जरा देखो, अगर यहां हाइड्रोलाइसिस करके OH लाते हैं तो इधर इथाइल और इधर इथाइल है, अगर यहां लाते हैं तो इधर मिथाइल है ही नहीं, अगर यहां पे लाते हैं तो इधर मिथाइल बनेगा बट यहां पे कुछ और कंडीशन आएगा। इसलिए ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। यहां पे अल्कोहल आ जाएगा, कीटोन बनेगा ही नहीं, हमें चाहिए कीटोन ग्रुप, मिथाइल कीटोन ग्रुप। तो सिंगल एक केस दिख रहा है जहां मिथाइल और बगल में CO ग्रुप आ सकता है। अगर इसका आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहां से H और OH, तो ये एक HCl निकलेगा, यहां से दूसरा HCl निकलेगा और यहां OH और OH जुड़ेगा। मतलब आपको इस तरह का कंडीशन दिखाई देगा, ये OH और इधर आपके पास दिखेगा कंडीशन CH2 और CH3 दिखाई देगा। और आपको पता है कि अगर एक ही कार्बन पे 2 OH हुआ, एक ही कार्बन पे 2 OH हुआ तो अनस्टेबल हो जाएगा, H2O निकल जाएगा यहां से, और H2O निकला तो ये बनेगा कंडीशन CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये CH2 CH3 CH2। बेटा दिमाग में खुशी होना चाहिए, अब बिल्कुल दिल खुश हो जाना चाहिए इसको देख के। जैसे CH3CO ग्रुप देखे तुरंत समझ गया आयोडोफॉर्म देगा, कंपाउंड यही होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये कंपाउंड आंसर में यही होगा जो मिथाइल कीटोन देगा, जिसका आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। अब ये कीटोन है बेटा, कीटोन है। अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं हम लोग तो याद होगा, हम लोग आयोडीन के प्रेजेंस में और बेस के प्रेजेंस में करते हैं, और ये बनाता है आयोडोफॉर्म, मतलब ये बनाएगा आपका कंडीशन आयोडोफॉर्म। अगर आप इसका रिएक्शन NH2OH के साथ करेंगे बेटा तो याद करो ये अमोनिया का डेरिवेटिव्स है, और अमोनिया का डेरिवेटिव्स जब भी रिएक्ट करेगा हमेशा पानी को निकालेगा, और अगर पानी को निकला तो ये बनेगा CH3 और C डबल बॉन्ड, और यहां जुड़ेगा NOH और इधर हो जाएगा CH2 मतलब C3 और H7 बनेगा ये कंपाउंड। अगला लिख रहा है कंडीशन, आपको देखो कि डज नॉट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात लिख रहा है। क्यों लिख रहा है बेटा समझो, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है वो केवल और केवल एल्डिहाइड के लिए होता है। कीटोन डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन, और ये मिथाइल कीटोन है, ये फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देगा, तो हम लिखेंगे नो रिएक्शन। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर ये होने जा रहा है, ये है आपका करेक्ट आंसर। सो लिख रहा है कंपाउंड ए क्या बनेगा, कंपाउंड ये बनेगा, क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर फर्स्ट होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर सीख गए होंगे आप। आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको मल्टीपर्पस क्वेश्चन होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दूंगा बहुत कम समय के अंदर। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, और क्वेश्चन काफी NCERT के ऊपर बेस्ड है। 2-3 नए कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें बताऊंगा जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं, और इस पे भी पहले क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर्स। क्वेश्चन यहां पे आप देखते हैं एग के ऊपर पूछा गया है
और उसमें से सेकंड पोलर बॉडी के एक्सट्रूजन के बारे में कहा गया है। मींस कह रहे हैं कि एग में से सेकंड पोलर बॉडी बाहर कब आती है, कौन से इवेंट में आती है। तो पहली चीज, जब आप सेकंड पोलर बॉडी और एग वाला टर्म देखते हैं तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं जो ये प्रोसेस है ये एग फॉर्मेशन का प्रोसेस है और उसको बोलते हैं oogenesis। देखो पहला टर्म तो यहाँ पे आप oogenesis क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात हम कहेंगे सेकंड पोलर बॉडी किस टाइम बनेगी, उसके लिए हम दो चीजें समझेंगे। पहली चीज, एग की एक स्टेट मैं आपको बताता हूं, उसका नाम है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, ठीक है। एग जब सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है तो उसमें देखा जाता है कि इसमें मेटाफेज 2 इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट होता है मींस कहने का मतलब है सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, यहीं पे रुका हुआ है। क्यों रुका है, इसके पीछे मेन रीजन ये है कि सेंट्रियोल एग के पास यहां पे नहीं होता। सेंट्रियोल के बिना स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मियोसिस 2 के आगे के स्टेजेस नहीं देखे जाएंगे, ठीक है। तो इसको आगे प्रोग्रेस करने के लिए इस सेकेंडरी oocyte में स्पर्म की एंट्री होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है। स्पर्म सिर्फ एंटर करा है, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे स्पर्म की एंट्री होगी यहां पे दो चेंजेस देखे जाएंगे। पहला आप देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स होता है मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, जो इसको मेटाफेज 2 में स्टेबल करके रखता है। जैसे स्पर्म की एंट्री होगी मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स जो है ये यहां पे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और ये प्रमोट करेगा एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जैसे ही इनिशिएट होगा आप देखेंगे जो इस डिवीजन में मेटाफेज 2 में इनकम्प्लीशन देखा जा रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ सेकेंडरी पोलर बॉडी यहाँ पे बन जाएगी। मींस कहने का मतलब है स्पर्म की एंट्री के साथ यहाँ पे दो इवेंट होंगे, एक तो यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और दूसरा एक ओवम फॉर्म होगा जिसमें स्पर्म की एंट्री देखी जा रही है। तो इसमें आप ऑप्शन डी देखते हैं, दैट इज आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूं। ये आपके पास एक कंपाउंड है बेटा, समझिएगा ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन के आने की बहुत अच्छी खासी संभावना है, फिर एग्जाम हॉल में मुझे याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। ये है CH3 और इसका रिएक्शन लिख रहा है NaOI, इसलिए समझ लो बेटा ये NaOI जो है वो एग्जैक्टली मिक्सचर है NaOH का और प्लस I2 का। जरा देखो यहां से आप HI को निकाल दो, HI को निकालोगे तो NaOI है। इसका मतलब ये भी कॉम्बिनेशन आपको आयोडोफॉर्म वाला दिख रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बेस और आयोडीन का कॉम्बिनेशन, बेस और आयोडीन मतलब बेस और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, एक तो आपको यहां दिख रहा है बच्चों, ठीक है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट के साथ दिख रहा है। इसके अलावा मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट में आपको ये कॉम्बिनेशन दिखेगा और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में भी दिखेगा ये कॉम्बिनेशन। बट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में अमाइड होना चाहिए, अमाइड है ही नहीं। अब बेटा ध्यान दो, अभी हमने पढ़ा था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि आयोडोफॉर्म होने के लिए CH3CO ग्रुप चाहिए। इसके अलावा भी ध्यान रहे कि CH3 और CHOH ग्रुप भी चाहिए। अगर दोनों में कोई भी ग्रुप होगा तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है बच्चों। आप इसको गौर से देखो, CH3 CHOH ग्रुप है मतलब इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये कंफर्म हो गया बच्चों। ऐसे दिमाग में जैसे आया, अब आप आयोडोफॉर्म दोगे, ये CH3 ग्रुप आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है, बाकी के ग्रुप ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ऑक्सीडाइज अगर होगा तो ध्यान रखिएगा कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता रूम टेम्परेचर पे, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा जब बेटा तो ये बनाएगा COOH, H को हटा के लगा देना है क्या Na, और यहाँ पे ये आयोडोफॉर्म बनेगा CHI3। अब जरा सुनो बेटा, लिख रहा है कंडीशन क्या कि इसका रिएक्शन कराना है H+ के साथ और हिट करना है। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सुनो, अगर इसका H+ मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होता है, याद करो एसिड के प्रेजेंस में जो है वो पानी जोड़ते हैं बेटा, पानी जोड़ेंगे मतलब हाइड्रेशन होगा तो यहां से NaOH निकलेगा और H जुड़ेगा तो हमारे पास इस तरह का कंडीशन बनना है C डबल बॉन्ड O और ये आएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O और H। बेटा ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे फिर आप पछताओगे, इसलिए देख लो इधर
ऐसा बन चुका है। अब बोल रहा है कंडीशन इसको हिट करो, ध्यान रखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ये है फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप। यहां देखो 1 2 3, मतलब इस दोनों फंक्शनल ग्रुप CO ग्रुप के बीच में एक कार्बन है। अगर एक कार्बन हुआ बेटा बीच में, इस तरह का एसिड होगा तो हिट करने पे CO2 लिबरेट करेगा, ध्यान रखिएगा। एक कार्बन होगा बीच में, हिट करेंगे CO2 लिबरेट करेगा, और CO2 अगर यहां से निकल गया तो ये बना इस तरह का कंपाउंड। ये तो डबल बॉन्ड O है और यहां पे बचा H, मतलब ये कंपाउंड बनेगा। ऐसा ऑप्शन आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। आंसर 1 होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। 4 नंबर के आप हकदार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट पूछ रहे हैं ऑन इनिबिन। इनिबिन जो हार्मोन है ये एक प्रोसेस को इनिबिट करता है, उसको होने से रोकता है। तो नाम से आप समझ सकते हैं इनिबिशन कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए, हम एक एक करके पढ़ते हैं, उनका मीनिंग समझते हैं। देखो पहले हम चौथे स्टेटमेंट पे गौर करिए। इट इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन। इसको देख के आप कह सकते हैं देखो तीनों का एक साथ इनिबिशन ये नहीं करता है। प्रोलैक्टिन का तो ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे, ठीक है। प्रोलैक्टिन का इनिबिशन यहाँ पे नहीं होता है, तो ऑप्शन डी तो गलत है, ठीक है। फिर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल्स एंड इनिबिट LH, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल्स एंड इनिबिट LH। नर्व सेल्स किनको बोलते हैं? सर्टोली सेल्स को कहा जाता है। सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये सेल्स बेसिकली आप देखते हैं स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन अगर यहां पे FSH होता तब ये स्टेटमेंट सही हो सकता था, लेकिन यहां पे LH दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो LH है ना, LH का जो टारगेट होता है वो लेडिक सेल होता है, ठीक है। और FSH का टारगेट सर्टोली सेल्स होता है। तो अगर यहाँ पे FSH होता तब ये स्टेटमेंट सही हो सकता था, लेकिन ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेन्युलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनिबिट्स द LH। देखिए ग्रेन्युलोसा सेल्स इसको बनाते तो जरूर हैं ओवरी में, लेकिन वो LH को इनिबिट नहीं करते, बल्कि ये इनिबिट करते हैं FSH को। तो ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट ध्यान से देखना, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेन्युलोसा सेल्स इन द ओवरी एंड इट इनिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH। तो ये सबसे एप्रोप्रिएट आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आपको ये NCERT से थोड़ा सा ऊपर पूछा गया था, लेकिन अगर आप इस इनिबिन का रोल यहाँ पे समझ गए होंगे तो आप इजिली ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, लिख रहा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात। नाइट्राइल ग्रुप है और ये डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखा हुआ, तो ध्यान रहे कि डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो नाइट्राइल और एस्टर ग्रुप का रिडक्शन करता है। अगर रिडक्शन करेगा बेटा तो यहाँ रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा, और अगर हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ तो ये बनता है CH डबल बॉन्ड और ये NH बनता है, जिसको हम लोग इमाइन बोलते हैं। बेटा पढ़े होंगे आप इमाइन। अब सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस बोल रहा है। अगर आप इमाइन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप शॉर्ट तरीका आप ध्यान रखो बेटा, ये हाइड्रोलिसिस मतलब H2O है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड के साथ तोड़ो, बस ये तरीका ध्यान रखो। ये बनेगा CH3CHO और यहाँ से NH3 निकलेगा और ये आपका बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CHO। लेकिन इस बार जो कहानी आगे है बेटा वो ट्विस्टेड है। इस बार लिख रहा है सेलेनियम ऑक्साइड। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जला दो। सेलेनियम ऑक्साइड आपको अगर याद होगा तो ये एलाइलिक ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों। ये जो दिख रहा है आपके पास CO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाले एल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करते हैं ये, और इसके ऑक्सीडेशन से जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसके लिए, ये बनाता है CHO, मतलब इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल और एल्डिहाइड में, और ये तो पहले से CHO है। अब जरा समझो बेटा, ध्यान दो इधर, यहां लिख रहा है बेस के प्रेजेंस में। अब एल्डिहाइड अगर बेस के प्रेजेंस में हो और हिट करें तो 2 तरह का रिएक्शन शो कर सकता है, आइदर एल्डोल और कैनिजारो। बट यहां पे अगर आप देखोगे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, इसके बीच में कोई कार्बन है नहीं कि अल्फा कार्बन होता तो अल्फा हाइड्रोजन, यहां नो अल्फा हाइड्रोजन है और दोनों CO ग्रुप एक ही में है। नो अल्फा हाइड्रोजन का केस कैनिजारो रिएक्शन का है,
और 2 CO ग्रुप एक ही में दिख रहा है बेटा, तो ऐसे कंडीशन को इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो बोलते हैं। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि आप 12th लेवल पे पढ़ते हैं क्या, सिंपल कैनिजारो, क्रॉस्ड कैनिजारो, पर ये इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो का एग्जांपल है। एंटिक क्वेश्चन बनेगा बेटा, समझना। अगर ऐसा केस होगा तो आपको क्या ट्रिक याद रखना है, ये देखो, आपको ट्रिक ये ध्यान रखना है कि जब भी इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो होगा, 1 मोल का ऑक्सीडेशन करा दो और दूसरे का रिडक्शन करा, आंसर मिलेगा। ऑक्सीडेशन करा दो बेटा, तो एल्डिहाइड से एसिड बनेगा, ये बनेगा एल्डिहाइड से एसिड बन जाएगा, और एक का रिडक्शन करा दो, रिडक्शन करा दो, रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, CH2OH बनेगा। मतलब इसका आंसर CH2OH और ये COO बनेगा। मतलब यहां से H को हटा के Na लगाते थे, तो ध्यान रखो ऐसे कंडीशन में आपका आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस देखो, आपका DiBl का रिएक्शन भी आ गया, आपका सेलेनियम का भी ऑक्सीडेशन का केस पहुंच में आ गया, आपको कैनिजारो का केस भी आ गया। तो इस तरह से मल्टी स्टेप क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को चेक करेगा, और एक भी बीच का स्टेप अगर आप भूल गए तो गए काम से। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करो मेरे साथ, ताकि आप अच्छे स्कोर कर सको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सबसे पहली चीज, मेंस्ट्रुएशन है क्या चीज यहाँ पे, मेंस्ट्रुएशन इज द फेज ऑफ ब्लीडिंग इन द फीमेल्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग फेज होता है उसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। उसके पीछे किस हार्मोन का रोल है, मींस सिंपल फॉर्म में ये कहा गया अगर कौन सा हार्मोन अगर हम हटाते हैं तो मेंस्ट्रुएशन होने लग जाता है। इसको बस आप इतने समझिए कि जनरली जो मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लीडिंग होती है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से होती है। अगर फीमेल में जो एंडोमेट्रियम है, अब एंडोमेट्रियम क्या चीज़ है, एंडोमेट्रियम यूट्रस की सबसे अंदर की लाइनिंग होती है, इनर मोस्ट लाइनिंग। ठीक है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्टेरॉन इसको मेंटेन करके रखता है फॉर द इम्प्लांटेशन। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन को बनाता है कॉर्पस लूटियम। तो जनरली होता क्या है कि अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फीमेल्स में सडनली फॉल हो जाए, सडनली कम हो जाए, तो डायरेक्ट इसका इफेक्ट दिखा जाएगा एंडोमेट्रियम पे। एंडोमेट्रियम जैसे ही डीजनरेट होगी, यहाँ से जैसे ही ये डीजनरेट होगी, ये डीजनरेट होने के साथ ब्लड के फॉर्म में यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, और इसी फेज को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। और इसका ड्यूरेशन आप देखेंगे 3 to 5 डेज तक का होता है, और इसी के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी शुरू होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो है प्रोजेस्टेरॉन, दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 कॉन्सेप्ट्स तो याद होने ही चाहिए, एक तो हार्मोन्स का रोल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं, साथ ही साथ जो कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन है इनका क्या रोल है। अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है बेटा, देखना ध्यान से। आज आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं। ये है O3 और जिंक, ध्यान दीजिएगा। ओजोनोलाइसिस है, ओजोनोलाइसिस का ट्रिक क्या याद रखना है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे लगाना है ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और तोड़ डालो। बस तोड़ा तो आपने सब कुछ किया। अगर यहां से तोड़ा तो ये बना कंडीशन देखो C डबल बॉन्ड O, मतलब ये बना C डबल बॉन्ड O और H, और यहां भी बनेगा कंडीशन। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पे ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आया। इस तरह का केस आपके पास बन के आया, मतलब A निकला। अब एक बात समझो बेटा, यहाँ जिंक लिखा हुआ है, अगर जिंक है इसका मतलब ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। अगर यहाँ पे H2O2 लिख देता तब तो ऑक्सीडेटिव होता, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता, पर ये नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको हिंट कर दिया कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। याद रखिएगा, ओजोनोलाइसिस हमेशा 2 तरह से होता है बेटा, क्योंकि हम डायरेक्ट तो करते हैं पर इसका ध्यान नहीं देते। एक रिडक्टिव और एक ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव में आपको दिखाई देगा क्या, जिंक दिखाई देगा O3 के साथ, लेकिन अगर H2O2 भी दिखता तो ऑक्सीडेटिव होता, ये फर्दर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता। बट ये नहीं है, ये ऑक्सीडाइज फर्दर नहीं होगा, तो आपको A मिल गया ये। ठीक है, अब लिख रहा है कंसंट्रेटेड KOH। बेटा ध्यान दो, कंसंट्रेटेड का केस लेते हैं हम लोग कब, डाइल्यूट KOH लेते थे अल्डोल में, कंसंट्रेटेड का केस लेते हैं कैनिजारो में। मतलब ये कैनिजारो का कॉन्सेप्ट होने जा रहा है। वो भी कैसा कैनिजारो है, सेम ही मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप हैं। अगर दोनों ग्रुप सेम मॉलिक्यूल में होंगे बेटा तो निश्चित तौर पर ये क्रॉस्ड कैनिजारो नहीं होगा, सिंपल भी नहीं होगा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। अब इंट्रा में एक ऑक्सीडाइज होगा तो एक रिड्यूस होगा, मतलब इस तरह का केस बनेगा आपके पास। एक ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा COO- बनाएगा और एक रिड्यूस होकर CH2OH बना देगा। मतलब ये आपके पास कंडीशन बनेगा क्या, B बनेगा।
और लास्ट में बोल रहा है H+ दो पहले और हीट करो। अरे बेटा H+ अगर दोगे तो ये नेगेटिव वाला H+ को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके आपके पास बनेगा CO और OH, एसिड बना देगा और ये अल्कोहल यहाँ पे दिखाई देगा। अब बोल रहा है इसको हीट भी करना है। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक में इस हीट का बहुत मीनिंग है। हीट का मतलब कोई बाई प्रोडक्ट निकलने जा रहा है, गर्म करना, यहाँ वेस्ट नहीं जाएगा आपका। अब क्या बाई प्रोडक्ट होगा बेटा, ये एसिड है और ये अल्कोहल है, एक ही कंपाउंड में एसिड और अल्कोहल है बेटा, तो ये दोनों पानी निकालेंगे। और याद करो बेटा, अगर एक ही कंपाउंड में एसिड और अल्कोहल रिएक्ट कर रहे हैं तो एसिड और अल्कोहल जब भी रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है CO, ये CO और ये O ग्रुप आया और बीच में यहाँ CH2 ग्रुप आया, ये एस्टर बना, लेकिन विद इन द मॉलिक्यूल अल्कोहल और एसिड है, इसलिए इसको एस्टेरिफिकेशन को बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर स्टेरिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर स्टेरिफिकेशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर होना चाहिए वो ये बनना चाहिए बेटा। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो कहां पे दिख रहा है आपको, जहां COCH2 ग्रुप और O दिख रहा होगा। यहां देखो, एक यहां दिख रहा आंसर, ये दिख रहा आपको CH2 ग्रुप और यहां नीचे CO और O दिख रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन के आने के बहुत अच्छे चांस रहेंगे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। एग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमन एग इज एलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल, टीरोलेसिथल, मेगालेसिथल। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये लेसिथल क्या चीज है जो अलग अलग नेम से आ रही है। सबसे पहले हम समझते हैं लेसिथल का मीनिंग क्या होता है। एग में जो लेसिथल वर्ड है, लेसिथल वर्ड रिप्रेजेंट करता है यॉक को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? यॉक को। सारे नाम को समझेंगे। ए लेसिथल का मतलब होगा यॉक एब्सेंट है, एक ऐसा एग। दूसरा सेंट्रोलेसिथल, जिसमें एग बिल्कुल सेंटर की तरफ पाया जाता है। नेक्स्ट है टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल किसे बोलेंगे? एक ऐसा एग जिसमें यॉक आपको इसके टर्मिनल पॉइंट पे मिलेगा, इसको कहते हैं टीलोलेसिथल। और नेक्स्ट होते हैं मेगालेसिथल। मेगालेसिथल में आप देखते हैं कि यॉक का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है और वो ऑलमोस्ट पूरे साइटोप्लाज्म को कवर कर लेता है। तो ह्यूमन एग्स में बेसिकली होता क्या है कि ह्यूमन एग में यॉक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन मिलता है डेवलपिंग फीटस को वो मदर के प्लेसेंटा से मिलता है। तो ह्यूमंस में यॉक की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसीलिए आप कहेंगे कि डायरेक्टली कह सकते हैं कि ह्यूमंस में जो एग होता है वो यॉकलेस होता है, और यॉकलेस एग को हम कहते हैं एलेसिथल एग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिख रहा है कि ए है, इसका HgSO4 के साथ और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हैवी मेटल के साथ हाइड्रेशन का जो रिएक्शन होता है वो एल्काइन का होता है। इसका मतलब निश्चित तौर पे ये एल्काइन है, पहला बात तो ये है। अब बात है कि ये एल्काइन क्या हो सकता है इनमें से, ये समझना आपको। जैसे मान लो मैं आपको बहुत कॉमन बात बताता हूं बच्चों, अगर आप एल्काइन ये ले रहे हो, जरा देखो इधर ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो फर्स्ट वाला एल्काइन आप चेक करते हो, देखो ये एल्काइन ले रहे हो, और अगर इसमें हम लोग HgSO4 जिसको आप Hg2+ और H+ लिखते हो, तो इसका काम है पानी को जोड़ना। और आपको पता है बेटा कॉन्सेप्ट, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, जब भी पानी जोड़ते हैं मार्कोवनिक-ऑप्स रूल को फॉलो करते हुए जोड़ते हैं। तो मार्कोवनिक-ऑप्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट जो होगा रिएजेंट का वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या है, कम है, और पॉजिटिव जाएगा जहां ज्यादा है। तो ये बनेगा CH3 और COH बनेगा और डबल बॉन्ड, और CH और H बनेगा। इस तरह का केस आपके पास आएगा। अब इन और ऑल इनॉल हुआ, और इनॉल आपको पता है लेस स्टेबल होता है, ये टॉटोमेराइजेशन शो करता है बच्चों। और टॉटोमेराइजेशन में पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और H इधर चलता उल्टा। ठीक है ना, अभी मैकेनिज्म पे ज्यादा नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो C डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर आ गया तो डबल बॉन्ड हो, और CH H H और H मिलके बन गया CH3, ये आपका कीटोन बन गया। अब जरा सुनो बेटा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, क्या बोल रहा हूं मैं। अगर यहां आप देखोगे तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके पास निकल के आएगी कि बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब यहाँ अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल बनेगा तो ये CH CH3 और OH बन जाएगा बच्चों। और अगर OH बना तो यहाँ पे कायरल कार्बन है नहीं, और अगर नहीं है तो ये रेसमिक मिक्सचर नहीं बना सकता। लिख रहा है जो C बनेगा वो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, मतलब रिजल्टिंग कंपाउंड जो C बनेगा उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो रेसमिक मिक्सचर का केस आएगा। इसका मतलब ये कंपाउंड जो है वो नहीं हो सकता। अब अगर मान लो आप इसको लेना चाहो तो इसके जगह में अगर आप इसे लेते हो बेटा
तो यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, यहाँ पे ये कंडीशन CH3CO और ये CH2 CH3 बन जाएगा, ये बनेगा, तो यहाँ पे ये CH2 और CH3 बनेगा, मतलब थोड़ा देखो इसको, ऐसा बनेगा CH3 CHOH और ये CH2 CH3। अब यहाँ पे 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है मतलब ये रेसिमिक मिक्सचर वाला प्रोडक्ट देगा, इसका मतलब ये एल्काइन करेक्ट होगा आंसर। सो इसका आंसर थर्ड होगा बेटा। बेहतरीन क्वेश्चन आपको आज मैं करवा रहा हूं, जो कि आपको मेरे हिसाब से रैंक डिटरमाइनिंग क्वेश्चन है बिल्कुल। अब यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। अ वुमन हु कंज्यूम द ड्रग थैलिडोमाइड फॉर रिलीफ फ्रॉम वॉमिटिंग ड्यूरिंग द अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। नॉर्मली देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के अर्ली मंथ में कई फीमेल्स को नोजिया या फिर वॉमिटिंग की फीलिंग्स जनरेट होती हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए शुरुआत में क्या किया गया, एक ड्रग का यूज़ किया गया, ड्रग का नाम है थैलिडोमाइड। ठीक है, अब कहा क्या गया कि अगर एक फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान इस ड्रग का यूज़ करती है तो उस होने वाले बेबी में कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो अगर मैं आपको थैलिडोमाइड के बारे में बताऊं तो जो थैलिडोमाइड है ये एक तरीके का टेरेटोजन है, ट्रैटोजन। ठीक है, अब ये ट्रैटोजन्स क्या होते हैं? ट्रैटोजन्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको कंज्यूम अगर किया जाता है तो इनकी वजह से बॉडी फॉर्म में कोई ना कोई डिफेक्ट देखा जाता है। एक मेन डिफेक्ट यहाँ पे देखा जाता है कि जो बॉर्न चिल्ड्रंस थे उनमें अंडर डेवलप्ड लिम्स देखे गए थे, लिम्स का डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ था, और ये मेनली किसकी वजह से हुआ था? इन टेरेटोजन्स की वजह से, जिसको बोलते हैं थैलिडोमाइड। अब इसकी वजह से इस थैलिडोमाइड को बैन कर दिया गया था प्रेगनेंसी के दौरान यूज करने पे। ठीक है, और ये एक नाम से फेमस है जिसको बोलते हैं थैलिडोमाइड स्ट्रेटजी। ठीक है, और इसका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो बच्चों, ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का एक पूरा महागठबंधन लाए हैं, और आने वाले लेक्चर्स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियोस को जरूर देखिएगा, ऐसा नहीं कोई वीडियो छोड़ रहे हैं आप, हर वीडियो को देखिए, हर वीडियो में आपको कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा। और वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने क्या इस वीडियो से सीखा। अगर आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप ये जरूर लिखिए कि मुझे सर नेक्स्ट वीडियो इस लेक्चर पे दो, मेरा ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन चैप्टर को कवर किया जाए जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इस साल आने वाले हैं। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, बाय बाय।